ज़्यादातर लोगों में ये देखने को मिलता है कि उनको आईपीओ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वेल, आज के क्लास हमारी इसी के टॉपिक पे होने वाली है। आज की क्लास में हम सीखेंगे आईपीओ क्या है और इसमें हम कैसे पैसा लगाते हैं और क्या इसमें सच में एक हफ्ते में पैसा डबल हो जाता है। आज के अगर आप वीडियो के एंड तक बने हैं तो आप जान पाएंगे A to Z आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ इसका पूरा नाम आप समझिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इनिशियल मतलब शुरुआती दौर में, पब्लिक ऑफरिंग मतलब पब्लिक या आप रिटेल कह लीजिए, रिटेलर्स के को सबसे पहली बार शेयर्स में कब इन्वॉल्वमेंट की जाती है। तो इसका मीन निकल के आता है आईपीओ के बारे में। अभी हम समझेंगे चीज़ों को बाय एग्जांपल। हम हर बिना एग्जांपल की बात ही नहीं करते, जिससे आप बेसिक से बेसिक चीज़ समझ पाओ। तो आपके लिए भी इजी रहेगा और समझा तो हम रहे ही हैं, आपके लिए रिसर्च करके लाते हैं कि आप कितनी आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। तो हमारा वही जो हर सेशन में एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम इस आईपीओ को भी एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। तो चलिए एज्यूम करिए, मान लीजिए अमित है। अमित, इसकी एक कंपनी है अमित वेंचर्स है प्राइवेट लिमिटेड। ये वर्ड है प्राइवेट लिमिटेड। अमित एक पर्सन है, उसकी एक कंपनी है अमित वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए उसकी वैल्यूएशन है कंपनी की 5 करोड़। 5 CR पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक ठाक इनकी इनकम हो रही है, बट अमित अभी सेटिस्फाइड नहीं है। अब अमित चाह रहा है कि क्यों ना हम, अगर हमें अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट है और हम अच्छा कर भी रहे हैं मार्केट में, तो क्यों ना हम 5 करोड़ को एक्सपैंड करके 10 करोड़ तक की वैल्यूएशन बनाए अपनी कंपनी की। तो अमित को इन्वेस्टर्स भी मिले। तो इन्वेस्टर्स ने इसमें अमित ने इनको बताया कि हमारी कंपनी आईपीओ आएगी, लेके आने वाली है, और अभी हम लोग 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं। अभी हम अपने कुछ इक्विटी मतलब हिस्सा, कुछ हिस्सा अपनी कंपनी का हम शेयर के रूप में आपको देंगे और आपसे हमें कुछ फंडिंग चाहिए। कल को जब हम आईपीओ में लिस्ट होंगे तो जो भी हमारा परसेंटेज ऑफ द शेयर होगा, उसके हिसाब से जो भी हमारा गेन होगा, कैपिटल गेन, वो हम आपस में शेयर करेंगे। चीज़ें एडवांस हैं तो हम फाइनेंस की भाषा में ही बात कर रहे हैं। फिर भी आपको जो ना समझ में आए कमेंट सेशन में बताना, मैं फिर से आपको उसको बताऊंगा सही से। बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हमने इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट लगभग 6 से 7 वीडियोस तक कवर किए हैं और चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। स्टॉक्स क्या है और आईपीओ के बारे में हमने प्री इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, बट आज हम पूरा एकदम डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको आईपीओ के बारे में। इनफैक्ट मैंने बोला भी था कि हर एक सेशन की इंडिविजुअल बात करेंगे हम लोग एक एक सेशन में, या हर एक पॉइंट की। तो आज हम आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब इसका 5 CR की एक कंपनी है और इसको अमित को एक ख्याल आया कि हम लोग बढ़िया कर रहे हैं मार्केट में, तो हम क्यों ना इसको थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट बढ़ा के और इसकी वैल्यूएशन हम 10 करोड़ तक लेके जाते हैं। चलिए, अब अमित के पास दो रास्ते हैं, या ये बैंक के थ्रू जाए, लोन वगैरह ले और उसका ईएमआई पे करे, जो भी उनका इंटरेस्ट उस पर लगेगा, मेन उनके प्रिंसिपल अमाउंट पे उसका इंटरेस्ट पे करे और अपनी कंपनी चलाए। बट एक कंपनी चलाना और 5 करोड़ का, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट, मान लीजिए 12% बिजनेस अमाउंट, अगर बिजनेस लोन लेना है तो 12% से स्टार्ट होता है, मान लीजिए 20% तक जाता है, और भी जाते हैं जैसी उनकी डीलिंग हो। तो 5 करोड़ का बैंक से अगर लोन देगा तो उसका ईएमआई पे करना, फिर कंपनी को भी एक उसका प्रॉफिट का हिस्सा लगाना उसमें, या तो इतना पॉसिबल होता नहीं है एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे अमित क्या सोचेगा कि मैंने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया है, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 100% की इक्विटी है।
अब अमित क्या चाह रहा है कि मुझे ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स मिल जाएं कि मैं अपनी 50% इक्विटी उनको देके और उनसे 5 करोड़ रुपए और ले लूँ, मतलब अपने शेयर का हिस्सा उनको देके और उनसे 5 करोड़ रुपए ले लूँ। 2-3 इन्वेस्टर्स के पास गए वो, अमित गया। इनफैक्ट आपने देखा होगा एक आजकल वो एक क्या शो आता है शार्क टैंक इंडिया करके, तो उसमें कुछ जजेस होते हैं, उसमें असनील ग्रोवर है और भी हैं, बोट के फाउंडर हैं और शादी.com के फाउंडर हैं, आते हैं उसमें, विनीता वगैरह भी आती हैं, तो आपने देखा होगा। तो शार्क टैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, यहीं से चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए उसको इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टर कहाँ से मिलेंगे, तो आप उस शो को कनेक्ट करिए यहाँ से कि वहाँ से मान लीजिए जजेस हैं और ये रियलिटी भी है, वहीं से वो इसी बेस पे वो प्रोग्राम बनाया भी गया है, वहीं से इसको कनेक्ट करिए। मान लीजिए वहाँ से इनको जजेस मिल गए, तो इन्वेस्टर्स मिल गए, तो इसकी वैल्यूएशन इनको 5 CR मिल गई कंपनी को, और इसने अपना 50% इक्विटी दे दिया इनको, किनको, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए XYZ हैं, इनको हम बोल देंगे एंजल इन्वेस्टर्स फाइनेंस की भाषा में, या आप इनको बोल लीजिए इन्वेस्टर्स बोल लीजिए, ठीक, या एंजल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर। अब चलिए, इसको मिल गई 10% की। अब क्योंकि इसको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट था अमित को, राइट, अमित बढ़िया करने लगा, टाइम टू टाइम और चीज़ों को एक्सपेंड किया, इसने चीज़ों को और बढ़ाई, वैल्यूएशन बढ़ाई, कंपनी की इनकम भी बढ़ाई, ग्रोथ भी बढ़ाई, राइट। अब अमित अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, अमित को लगता है कि यार मेरा आइडिया अच्छा था, मैंने ग्रोथ करी, तो क्यों ना हम चीज़ों को और बड़े लेवल पे लेके जाएं। तो हम चीज़ों को और बड़े लेवल पे हम जब लेके जाएंगे, तो मान लीजिए अभी इसकी कोई कंपनी एक शहर में है, हो सकता है ऑल ओवर इंडिया इसको कंपनी चलानी हो, तो जब एक कंपनी में 10 करोड़ आ रहा है, तो मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में इसको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि जब ये कंपनी को एक्सपैंड करेगा तो इसको 100 CR की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये आएगा कहाँ से, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर्स तो हमें नहीं मिल पाएंगे, और मिल भी पाएंगे तो ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है हम ना ढूंढ पाएँ। अब ये क्या करेगा, सोच रहा है अमित। तो अमित को एक पर्सन मिलता है अजय, क्योंकि हम एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं तो हम हर चीज़ एज्यूम करके चलते हैं, प्रोसेस एक्चुअल है, एग्जाम्पल्स मान लीजिए इमेजिनरी हैं, तो वो तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए, अमित को मिल गया अजय। अब ये अजय कौन है? अजय एक फाइनेंशियल बैंकर है, जिसको ठीक ठाक, इन्वेस्टमेंट बैंकर है जिसको ठीक ठाक फाइनेंस की नॉलेज है। तो वो अजय से बोलता है, यार आप ना 100 करोड़ रुपए आपने चाहिए, तो आप कंपनी कैसे एक्सपेंड करोगे, तो आप पब्लिक से पैसा क्यों नहीं लेते हो? अब अमित बोलता है, कंपनी मेरी प्राइवेट लिमिटेड, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कंपनी मेरी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इंडियन, बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ लॉ जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड है, तो अमित या कोई भी एक्स पर्सन जो कंपनी का ऑनर है, वो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। पब्लिक में रिटेल इन्वेस्टर, हम आप या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, इंडियन गवर्नमेंट का नियम है ये, तो आप ये समझ के चलो कि ये प्राइवेट लिमिटेड में अमित कोई भी ऑनर होगा इसका, तो प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी में प्राइवेट शब्द लगा है तो ये डायरेक्ट रिटेलर से पैसा नहीं ले सकते, हमसे या आपसे इंडिविजुअल पर्सन से पैसा नहीं ले सकते। तो कैसे ले सकते हैं? अजय ने कहा कि आप क्यों ना इसको पब्लिक लिमिटेड बना दो। पब्लिक लिमिटेड कैसे बनेगी? पब्लिक वैसे तो ज़्यादातर लिखा नहीं होता है पब्लिक लिमिटेड, लेकिन जब कंपनीज पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ये अमित वेंचर्स पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन पब्लिक लिखा नहीं जाएगा, अमित वेंचर्स लिमिटेड हो जाएगा, ये प्राइवेट वर्ड हट जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो कि कई कंपनियाँ, मान लीजिए रिलायंस है तो लिमिटेड है ना, तो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में यहाँ से फ़र्क आ जाता है। अब ये फ़र्क आएगा कैसे, ये देखते हैं। तो अमित ने अजय से पूछा कि अजय यार ये बताओ, चलो मैंने मान लीजिए कि इसका प्रोसेस क्या है लिमिटेड बनाने का, तो अगर मुझे रिटेल इन्वेस्टर की फंडिंग मिल जाती है
तो हम चीज़ों को एक्सपैंड करके और बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। अजय ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, एक RHP ड्राफ्ट बनाओ, डॉक्यूमेंट होता है ये, इसका पूरा नाम है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। अब ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? जब रिटेल इन्वेस्टर से हमें पैसा चाहिए होता है तो हमारे लिए एक प्लेस बन रखा है कि जिसके बारे में ऑलरेडी हमने सेशन में बात कर ली है, आप अभी सीधे कनेक्ट कर पाओगे वहाँ से। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में NSE और BSE, इसमें होती हैं कंपनियां लिस्ट। और IPO जो वर्ड है, ये IPO का मतलब ही होता है कि कंपनी जो है इसमें लिस्ट होने से एक स्टेप पहले दरवाजे पे खड़ी है शेयर मार्केट के। मतलब जब IPO आ जाएगा तो ये कंपनी इस मार्केट में, दोनों मार्केट में या जिसमें भी इसको इंटरेस्ट होगा उसमें लिस्ट हो जाएगी। मैंने आपको मार्केट प्लेस के एग्जांपल से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर पा रहे होगे कि ये कंपनी जो है जाके इसमें लिस्ट हो जाएगी जब IPO आ जाएगा इसका। लेकिन IPO आने के पहले का प्रोसेस हम समझ रहे हैं यहाँ से। तो अजय ने इसको समझाया कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करो, डॉक्यूमेंट तैयार करो RHP का, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जिसमें आप अपनी कंपनी की एवरीथिंग आपको क्लियर करके, जितना भी आपकी इनकम है, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है, आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए और इसको सेबी को प्रेजेंट करिए, सेबी के सामने। जो बोर्ड ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है सेबी के बारे में भी हमने बात कर रखी है, आप लास्ट सेशन में देख लीजिएगा जाके, वहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे आप सेबी को कि सेबी क्या है। अजय ने अमित को बोला कि आप एक RHP रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में बनाइए और डॉक्यूमेंट बनाइए, उसमें आप पूरी डिटेल दीजिए कि आप करते क्या हैं, आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपको बताना पड़ेगा, आपके विज़न क्या है कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, आपको कितनी इक्विटी यहाँ पे आपको शेयर करनी है। मान लीजिए 50% तो मान लीजिए एंजल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स लेके बैठे हैं। वैसे मैंने 50% का एग्जांपल लिया, 50% नहीं देंगे यहाँ पे इक्विटी, ज़्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 या 30% तक, मान लीजिए 30% दे दिया, 30%। अब इसके पास मान लीजिए अमित के पास 70% की इक्विटी है। अब ये इस प्रॉस्पेक्टस में सेबी को बताएगा कि मान लीजिए 70 मेरे पास है, 40 हम रख के 30% इक्विटी के लिए रिटेलर के पास हम आएंगे। एग्जाम्पल मान के चलिए, आपको बेसिक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो 70% इक्विटी जो है अमित के पास है, कंपनी की ऑनरशिप। अब ये सेबी को बताएगा कि हमारा विज़न क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारे पास लाइबिलिटी तो नहीं है, हमारे पास कंपनी के पास लोन तो नहीं है। अब सेबी को अगर इस ड्राफ्ट में कोई भी ऊंच नीच दिखी अगर, तो ये दोबारा रिकॉल करेगा कि आप फिर से चेक करो, फिर से चीज़ों को सुधारो और फिर से हमारे पास लेके आओ। चलिए, अमित को ये बात समझ में आ गई। अमित ने एक प्रॉस्पेक्टस बनाया, उसके बाद सेबी को प्रेजेंट किया। सेबी के हिसाब से जो जो चाहिए होते थे, जितने पैरामीटर थे इसके क्लीन थे, तो अमित को मान लीजिए अप्रूवल मिल गया सेबी का। अब जैसे ही सेबी ने अप्रूव्ड किया अमित के इस RHP को, डॉक्यूमेंट को, वैसे ही जो ये इसका अमित वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड थी, अप्रूवल के बाद ये पब्लिक लिमिटेड बन गई। अब ज़्यादातर ये पब्लिक लिखा नहीं होता है, इसको हम हटा देते हैं, तो ये अमित वेंचर्स लिमिटेड हो गई सीधे। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई। और कितने % की इक्विटी के साथ लिस्ट हुई, मतलब इस RHP वाली बुक में अमित ने हर चीज़ क्लियर कर रखी है कि हम कितने % इक्विटी, मान लीजिए इसने 30% इनको दे रखा है, 100% में 70% बचा, 70% में मान लीजिए 40% ही अपने पास रखेगा अमित, बाकी 30% इक्विटी के साथ यहाँ लिस्ट हो जाएगा। ठीक।
अब 30% इक्विटी के पास लिस्ट हो गया। अब क्योंकि अमित अपने पास परसेंटेज इसलिए ज़्यादा रख रहा है कि वो इक्विटी जिसके पास ज़्यादा रहेगी कंपनी की ऑनरशिप उसी के पास रहेगी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर वही रहेगा, या जो भी मेन चेयरमैन रहेगा उसको शेयर अपने पास ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि वो हिस्सेदारी जिसकी ज़्यादा है वही मालिक है कंपनी में। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा लास्ट सेशन से। चलिए, तो मान लीजिए 30% के साथ एनएससी में लिस्ट हो गया। अब एनएससी एक ऐसा प्लेस है जहाँ से डायरेक्ट आप पब्लिक से फंडिंग उठा सकते हो। पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हम, आप, इंडिविजुअल, एनी भी पर्सन। चलिए, अब यहाँ से एक सब अमित वेंचर्स लिमिटेड निकल के आया। अमित वेंचर्स लिमिटेड का स्टॉक जो है इसमें लिस्ट हो गया, अमित वेंचर्स लिमिटेड। मान लीजिए एनएससी में लिस्ट हो गया। बीएससी का आप खुद समझिएगा, दोनों जगह सेम काम होता है। तो मैं एनएससी का एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे। एनएससी में लिस्ट हो गया 30% इक्विटी के साथ। अब चलिए, अब जैसे ही मार्केट में लिस्ट हुआ, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर आईपीओ तो लिस्ट हो गया, आईपीओ आ गया। ऐसा ही सुनने को आता है कि सर इस कंपनी का आईपीओ आ गया। अब आईपीओ में हम 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं। अभी ये केवल आईपीओ की बात हो रही है। स्टॉक लिस्ट हो गया है, लेकिन लिस्ट होने से पहले आईपीओ आया। आईपीओ में लोगों ने हिस्सेदारी ली, हिस्सेदारी उसके बाद लिस्ट हो गया। चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सुधार करूँगा। जब ये नाम निकल के आया, इसके बाद का एक प्रोसेस मैंने आपको अभी नहीं बताया है। यहाँ लिस्ट तो होगा ही, लेकिन एक और प्रोसेस से गुजर के लिस्ट होगा। वो प्रोसेस क्या है हम बात करते हैं। चलिए, उस प्रोसेस का नाम है आईपीओ लिस्टिंग प्रोसेस। इसमें कंपनी, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बात करी थी कि एक कोई पर्सन है, उसने अपने शेयर्स को 10 लाख हिस्सों में बांट दिया। तो मान लीजिए अमित है। अब अमित ने अपने शेयर्स की एक वैल्यू तय कर दी कि हमारा शेयर्स इतने प्राइस पे लिस्ट होगा। मान लीजिए उसको 100 रुपये का एक शेयर रखना है कि भैया जो 100 रुपये दे सकता है वही हमारी कंपनी का शेयर खरीद सकता है। 90 रुपये 80 रुपये जिसके पास है उसको, उससे हम पैसा नहीं लेंगे। तो ये मान लीजिए 100 रुपये उसने मिनिमम वैल्यू रखी। इसको हम बोल देंगे इशू प्राइस। इशू प्राइस 100 रुपये का इशू प्राइस। अब इसमें एक चीज़ ये जानने वाली है कि आईपीओ जब आता है किसी कंपनी का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो हम एक शेयर नहीं खरीद सकते उसमें। हमारे पास बाउंडेशन होती है और वो बिड प्राइस होती है। मान लीजिए कंपनी, इसमें लॉट के शेयर बिकते हैं कि मान लीजिए एक लॉट में 40 शेयर हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, एक लॉट इक्वल टू 40 शेयर। तो यहाँ पे ना आप एक लॉट खरीदोगे, क्योंकि ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप एक लॉट मिनिमम आप बाई कर सकते हो एक लॉट। उससे ऊपर, उससे नीचे आप बाई नहीं कर सकते हो, ऊपर कितना भी बाई कर सकते हो। एक लॉट आपने बाई किया 40 शेयर। 40 शेयर मान लीजिए एक शेयर इतने का है, तो आप 40 गुणे 100 कर दीजिए, ये आ गया आपका 4000। ठीक, मतलब आपको मिनिमम 4000 देना ही देना है। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, वैसे ही 40 का शेयर नहीं होता है, मिनिमम 14000 15000 से स्टार्टिंग होती है। हम आपको उसके बारे में जब और आगे जब पहुँचेंगे वहाँ तक, तो आपको जब चार्ट दिखाएंगे तो वहाँ से आपको इजीली समझ पाएंगे आप। अभी आप केवल एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि यहाँ पे जब आईपीओ लिस्ट होने से पहले आप यहाँ पे इशू प्राइस आ गया 100 रुपये, तो आप लॉट में बाई करोगे, ना कि आप इंडिविजुअल एक शेयर। अब कंपनी जो है आईपीओ लाने से पहले इशू प्राइस उसने बता दिया, अब ये जाएगी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास। मान लीजिए एक हो गए क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स DIIs, जिनको हमने DIIs बोला था। अब DIIs क्या हैं, इनको आप देख लीजिएगा लास्ट सेशन में, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये जाएंगे HNI के पास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स,
फिर ये आएंगे रिटेलर के पास। रिटेलर वही जो लगभग एक लॉट, मिनिमम एक लॉट खरीदे, 2 लॉट खरीदे। रिटेलर मतलब अब ये इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है? DIIs को मार्केट इसमें IPO में 50% का वेटेज देती है और रिटेलर को मान लीजिए 35% का वेटेज देती है। 15% इनका वेटेज होता है। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, जो भी हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब ये वेटेज क्या है? जब 30% इक्विटी के साथ ये शेयर यहाँ लिस्ट होगा, आप ना केवल 35% की हिस्सेदारी कर सकते हो उसमें। मान लीजिए 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर में DIIs को मिलेगा 50 शेयर, HNI को मिलेगा 15 शेयर और रिटेलर के नाम पे जाएगा 100 शेयर। अब भले रिटेलर मान लीजिए 100 से 35 शेयर लेने हैं 100 शेयर में, लेकिन रिटेलर 50 हैं, या मान लीजिए 70 रिटेलर हैं, 70 लोगों ने अप्लाई किया है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, अरे सॉरी पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं, 70 लोगों ने अप्लाई किया है IPO के लिए। तो इसको हम बोल देंगे कि रिटेलर के 2x ऑनलाइन आवेदन आए हैं या 2 लाख फॉर्म आए हैं, क्योंकि 35 मान लीजिए पोस्ट है, 35 रिटेलर को ही शेयर्स मिलेंगे और 70 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 2x हो गए। अब 2x हैं तो सबको तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे फिर वो क्या बोलते हैं जो उसमें कसिनो वगैरह में चलता है, कसिनो क्या है वो गेम है ना, वो सट्टा बाजारी वाला, उसमें क्या लॉटरी निकलेगी, फिर लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसी को शेयर मिलेगा रिटेलर में। ऐसे ही इसमें सब में होगा। लेकिन जब कंपनी IPO लेके आएगी, जब इसका लॉट साइज इशू प्राइस तय हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे कि भैया आप इतना कर लो, आप इतना कर लो, आप इतना कर लो, सबने इंटरेस्ट दिखाया। चलिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे शेयर्स लेके बैठे हैं, तो इनको आप मत भूलिएगा। इसके साथ यहाँ पे रिटेलर आएंगे, ये भी इन्वेस्टर्स हैं, HNI भी इन्वेस्टर्स हैं, DII क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स भी हैं इसमें, DII बोलते हैं उनको, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अब यहाँ तक बात आ गई, ठीक। 3 तरह के आपने देखा कि यहाँ पे 2 इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं, 3 लोग यहाँ बैठे हैं, एक अपना अमित खुद बैठा है 40% लेके। कितने इन्वेस्टर्स हो गए एक कंपनी में? लेकिन ये सारा प्रोसेस किस लिए है? केवल मेन रिटेलर से पैसा उठाने के लिए, कि अगर 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए देने हैं, तो इतना किसी के पास इंडिविजुअल पैसा नहीं है, अफोर्ड कर सकता है कि वो 100 करोड़ रुपए अमित को दे देगा और काम चलता रहेगा। तो उसके लिए पब्लिक में आना ज़रूरी है, पब्लिक आने के लिए इतना सारा प्रोसेस होता है। तो अब आप IPO को समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अब और आगे चलते हैं। यहाँ से मैंने आपको पहले ही समझा दिया, फिलहाल जानकारी के लिए अब बात करते हैं। चलिए, अब इसको मिल गई फंडिंग, यहाँ से मान लीजिए डायरेक्ट ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। अब ये जो है 100 रुपये का इशू प्राइस था, यहाँ पे 100 रुपये का। और मैंने अभी आपको बताया कि रिटेलर के मान लीजिए 35 पोस्ट है, 35 शेयर मिल रहे हैं 35 लोगों को, लेकिन 70 लोगों ने अप्लाई किया, तो ये 2x हो गया। सेम चीज़ यहाँ भी है। लोगों को लग रहा है कि जो अमित वेंचर्स लिमिटेड है, ये अब तो प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में बदल गई है, लोगों को लग रहा है जो अमित वेंचर्स लिमिटेड है ये इतनी अच्छी कंपनी है, इसके बारे में मैंने सुना था, यहाँ पे कर रही है अच्छा, वहाँ पे कर रही है अच्छा, ये इसकी विजन है और इसकी इनकम भी ठीक ठाक है, लायबिलिटी इसके पास नहीं है। तो लोगों में ना एक क्रेज़ बन गया है इस कंपनी को लेके। अब इस कंपनी को लोग, जितना तो शेयर नहीं है उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी 30% के अप्लाई फॉर्म आ गए, यहाँ भी 2x का जो है आ गया, यहाँ भी 2x का आ गया इन्वेस्टमेंट। तो जितना तो इसने मांगा नहीं था उससे ज़्यादा तो लोग देने वाले मिल गए इसको। अब यहाँ पे निकलेगी लॉटरी, और रिटेलर में लॉटरी जब आएगी तो जिसका नाम निकल आएगा लॉटरी में बस उसी को मिल जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इशू प्राइस जिस दिन आया, मतलब जिस दिन IPO खुला उसी दिन, पहले दिन या पहली बार जिसने फॉर्म भर दिया उसको मिलेगा, या जिसने सबसे लास्ट में बंद होने से 1 घंटा पहले फॉर्म भरा है उसको पैसा, इसको कोई डिसाइड नहीं है। लॉटरी में जिसका नाम आ गया उसको मिल गया शेयर। चलिए, अब ये 2x कंपनी का क्रेज़ बहुत अच्छा बन गया, और बहुत अच्छा बन गया कि हाँ भाई ये कंपनी बहुत बढ़िया है। अब जब ये कंपनी जो है यहाँ पे लिस्ट होगी ना, मान लीजिए इसका इशू प्राइस 100 था, अब जब कंपनी सब कुछ देखने के बाद, सबको शेयर देने के बाद जब लिस्ट हुई तो इसका प्राइस 200 आदेश हो गया।
अब 200 RS कैसे हो गया? जब आप कोई सामान मान लीजिए मार्केट में कम है और उसको ख़रीदार जब ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली उस सामान का या जो भी चीज़ होगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, शेयर्स कम थे बट ख़रीदार ज़्यादा आ गए, लोगों ने बोली लगाई, बिड प्राइस लगाई, जो बिड प्राइस यहाँ से लगेगा एक लॉट साइज। अब क्रेज इतना बढ़ गया कि डिमांड ज़्यादा आ गई, सप्लाई कम थी तो चीज़ों का मार्केट प्राइस बढ़ गया। अब वो बढ़ गया तो वहाँ लिस्ट हुआ 200 रुपये में, जो कि 100 रुपये का मार्केट प्राइस था वो 200 रुपये में लिस्ट हो गया। अब आप यहाँ से समझ के चलना, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये पूरा ये जितना भी प्रोसेस मैंने बताया यहाँ पे कि आईपीओ आया, ये अमित गया इन्वेस्टर्स के पास, फंडिंग आई, सब कुछ, ये केवल 4-5 दिन का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड वो लिखा होता है जब हम शेयर आईपीओ में पैसा लगाते हैं। 1 हफ्ते के टाइम में ये सारा प्रोसेस होगा, और जब प्रोसेस होके एक बार ख़त्म हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, तो 2 से 3 दिन बाद मार्केट में कंपनी लिस्ट हो जाएगी। पहले 6 दिन में होती थी, अब 3 दिन में होने लगी, क्योंकि चीज़ें एडवांस हो गई धीरे धीरे। मार्केट मतलब एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, एनएससी या बीएससी में, सेम अलग अलग दोनों मार्केट हैं लेकिन दोनों में प्रोसेस सेम ही होता है। चलिए एनएससी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, अब बीएससी को साथ में समझ से चलिएगा कि वही प्रोसेस सेम उसमें भी है, उसका भी एग्जांपल सेम ही ले सकते हैं। तो हम एनएससी पे बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस 100 रुपये का इशू प्राइस था, 200 रुपये में ये लिस्ट हो गई, ठीक। अब जब ये 200 रुपये में लिस्ट हो गई तो आप यहाँ मान के चलिए कि जिसने 4000 रुपये का एक लॉट लिया था ना, वो सीधे 8000 हो गया। अब यहाँ पे किसी ने अगर 1 करोड़ रुपये लगाए थे तो सीधे 2 करोड़। ये फ़ायदा होता है आईपीओ में, और नॉर्मली ऐसा ज़्यादातर हो जाता है। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि ज़्यादातर पैसे डबल तो मैं छोटी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा 3 गुना 4 गुना भी हो जाते हैं। आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, अभी तो हम थ्योरिकल बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आईपीओ का। लोग कहते हैं ना आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करें, आईपीओ क्या है, आईपीओ लोग, इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे भी देखा, वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है आईपीओ के बारे में, लेकिन ऐसी वीडियो नहीं है जो आप बिगिनर लेवल के कोई व्यूअर है अगर, तो वो समझ पाए चीज़ों को। तो हमने स्टार्टिंग से एंड तक बात करी है, अभी भी और भी 1-2 चीज़ें हैं, तो आप ना यहाँ से चीज़ों को एकदम कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि उन लोगों ने जो वीडियो बनाई है उसमें क्या है ना कि अगर आपको थोड़ा मोड़ा मार्केट अगर आती है तभी आप उनके एडवांस लेवल को समझ पाओगे। तो वही हमने सोचा कि एक बार रिसर्च करके देखते हैं और चीज़ों को इस तरह से लाते हैं कि अगर कोई बिगिनर लेवल के भी जिसको जीरो आइडिया है मार्केट का, आईपीओ क्या है, आईपीओ के बारे में नहीं जानता है, तो वो चीज़ों को समझ पाए। तो हमने प्रोसेस स्टार्टिंग से समझाई। अच्छा, अब ये आप चलिए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, जो हमारे 1-2 पॉइंट रह गए थे। आपने देखा होगा कि ये इन्वेस्टर कहाँ गए, इनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, इनको फ़ायदा हो गया। तो आपको बता दूं कि जो इनके पास 30% शेयर था ना, ये भी तो मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब ये जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जैसे भी आईपीओ लिस्ट हुआ, प्राइस गेन हुआ, ये इन्वेस्टर्स आ गए। अब किसी शेयर को जब हम देखेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस बताते हैं आपको। फंडामेंटली देखिए, शेयर स्टॉक की 2 एनालिसिस होती हैं, एक फंडामेंटली, एक टेक्निकल। टेक्निकल में कई प्रोसीजर हैं, टेक्निकल के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम वहाँ पे करेंगे। अभी फंडामेंटल भी बहुत चीज़ें हमें देखनी होती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक आपको टेस्ट देके चलते हैं फंडामेंटल का। मान लीजिए कोई भी शेयर है, तो एक शेयर है मान लीजिए रिलायंस का, या अमित का ही मान लीजिए, अमित लिमिटेड है, अमित वेंचर्स लिमिटेड है। तो आप जब देखोगे ना तो उसमें कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो हो गया प्रमोटर शेयर होल्डिंग। जब आईपीओ आना होता है ना, तो लोग ज़्यादातर फंडामेंटल में देखते हैं कि इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी है ना। फिर दूसरे हो गए आपके रिटेल, पब्लिक। रिटेलर के लिए तो ही इतना सारा प्रोसेस करना पड़ा, वरना इन्वेस्टर्स तो इनको यहाँ भी मिल गए थे। अब क्योंकि ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो रिटेल से ही पैसा आएगा। अब मान लीजिए 150 करोड़ के आसपास हम लोग हैं इंडिया में, हाँ, जनसंख्या की अगर हम बात करें, उसमें अगर 1 करोड़ रुपए भी मान के चलते हैं, अरे सॉरी 1 करोड़ लोगों को भी मान के चलते हैं जिनको शेयर मार्केट का इंटरेस्ट है या जानते हैं, 150 करोड़ में मैं केवल एक करोड़ की बात कर रहा हूँ, ये 1% से भी कम में आएगा, उससे भी कम में आएगा जिनको एक्चुअल में मार्केट की नॉलेज है थोड़ा बहुत।
जो भी फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं। इसीलिए हमारा देश अभी डेवलपिंग ग्रोइंग स्टेज में है, अभी डेवलप हो नहीं पाया है। धीरे धीरे अगर लिटरेसी बढ़ेगी फाइनेंस के लिए तो धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारी भी ग्रोथ होगी जैसे हर देश कर रहे हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टर्स की। तो एक हो गया प्रमोटर, एक हो गया रिटेल। रिटेल के लिए इतना सारा प्रोसेस हुआ, कंपनी लिस्ट हो गई यहाँ पे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि कंपनी लिस्ट कैसे होती है, तो आप यहाँ से चीज़ों को क्लियर कर सकते हो कि आईपीओ के थ्रू कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट होती है। और लिस्ट कैसे होती है, सारे प्रोसेस पे हमने बात करी। ठीक, रिटेलर हो गए, उसके बाद डीआईआईज हो गए। डीआईआईज क्या है इसके बारे में बात कर चुके हैं। एफआईआईज क्या है इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब आप देखोगे कितने तरह के इन्वेस्टर्स आ गए। अब इसमें डीआईआईज क्या है, ये हैं। इसी में आपके एचएनआई भी आ जाते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एफआईआईज क्या है, फॉरेन वाले हैं, आपको मैंने बता ही रखा है। म्यूचुअल फंड आप जानते ही हो। रिटेलर कौन है, पब्लिक में आप इंडिविजुअल पर्सन। ये प्रमोटर कौन है, अब सारे इन्वेस्टर्स की तो मैंने बात करी, बट प्रमोटर की बात नहीं की। जो प्रमोटर वर्ड है ना, वो यहाँ से निकल के आता है। ये जो बैठे हैं इधर, प्रमोटर शेयर होल्डिंग, यही देखते हैं हम लोग कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी है। इनफैक्ट किसी भी जब स्टॉक में हम लोग देखते हैं कि स्टॉक नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो हम देखते हैं कि जो प्रमोटर, जो मेन इंडिविजुअल है, मान लीजिए इसमें अमित भी आ गया, तो ये अपना शेयर्स बेच के कहीं भाग तो नहीं रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है। क्योंकि जब इन्हीं को ट्रस्ट नहीं रहेगा अपनी बेसिक कंपनी पे, तो रिटेलर बेचारा तो बहुत दूर बैठा है। वो तो चीज़ों को न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ही समझ पाएगा, या कंपनी को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, उसकी बैलेंस शीट वगैरह देख के समझ पाएगा कि कंपनी एसेट्स की इनकम कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो वो तो बैलेंस शीट देख के समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक मोटा मोटा अंदाज़ा है ना, जब कंपनी के मालिक ही भाग रहे हैं, ये प्रमोटर्स जो मालिक हैं ये तीनों, जब वही भाग रहे हैं तो कंपनी में दम ही नहीं है, इसलिए मार्केट गिर रहा है, तो रिटेलर्स भी भागना शुरू कर देते हैं। यही सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कुछ इन पे भी डिपेंड करता है, डीआईआईज, एफआईआईज पे, यही सब चीज़ें हैं। इसके बारे में तो फंडामेंटली जब हम बात करेंगे तो सब चीज़ों को बेसिक से जानेंगे। अभी तो मेरा मेन मोटो आईपीओ को समझाने का था, तो आई होप आप आईपीओ को समझ पाए होंगे। तो यहाँ से आईपीओ के थ्रू पैसा हम एक हफ्ते में डबल ट्रिपल 4 गुना भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ठीक ठाक पैसा आप केवल एक वीक के अंदर आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये कंपनी लिस्ट होती है तो यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं इन्वेस्टर्स, एक स्पेकुलेशन और एक इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म। अब ये स्पेकुलेशन क्या है, स्पेकुलेशन मतलब जैसे 100 रुपये का इशू प्राइस था और 200 रुपये पे मार्केट में लिस्ट हुई ना, तो 100 रुपये का जैसे फ़ायदा हुआ, कुछ लोग तुरंत ये फ़ायदा कमा के बाहर। इनफैक्ट आपको मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। IRCTC का एक है ना, वो शेयर है, 320 रुपये के आसपास इशू प्राइस था उसका। जब वो लिस्ट हुआ तो 750 के आसपास लिस्ट हुआ, मान लीजिए ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा थोड़ा बहुत। 320 रुपये इशू प्राइस था और जब वो लिस्ट हुआ तो 738 के आसपास लिस्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट लगभग डबल हो गया था। अब जैसे ही डबल हुआ तो जो स्पेकुलेशन वाले इन्वेस्टर्स हैं, उसमें हो सकता है प्रमोटर भी हो सकता है रिटेलर भी हो। अगर हमारा मानना है कि मुझे 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक शेयर के पीछे, अब मैं निकलता हूँ। अब 2-2 लाट 4-4 लॉट जिसने बाई किया है उसको ठीक ठाक अमाउंट का फ़ायदा हो जाता है। अब ये 4000 तो मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक लिया था, ये 15,000 16,000 से स्टार्ट होता है। तो जिसको भी 4 लॉट लिया है, मान लीजिए 60,000 रुपये लिया है और उसको एक शेयर पे 150 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा उसको। तो स्पेकुलेशन वाले वहाँ से तुरंत 100 रुपये का फ़ायदा कमाए निकल गए। ठीक, जब और ये जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म वाले, ये रुके हैं, इनको कंपनी पे, अमित पे ट्रस्ट है कि अमित की कंपनी बढ़िया करेगी आगे, तो ये रुके हैं। तो जैसे मैंने IRCTC का भी एग्जांपल लिया था कि वो 320 रुपये इशू प्राइस था उसका, और वो 750 में यहाँ पे लिस्ट हुई, तो ऑलमोस्ट डबल का फ़ायदा यहाँ पे दिया। तो स्पेकुलेशन वाले मान लीजिए निकल गए थोड़ा बहुत, XYZ जो भी रहे हों। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स से लॉन्ग टर्म वाले जो आज तक रुके हैं, आज इस कंपनी का शेयर प्राइस जो IRCTC थी 320 में 750 यहाँ पे आई, और 750 मान लीजिए इस समय 2200-2300 के आसपास चल रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ये फ़ायदा होता है। बट स्पेकुलेशन वालों का अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है कि उनने ठीक ठाक थोड़ा सा पैसा कमाया, निकल गए कहीं और IPO में लगा दिया, वहाँ से पैसा डबल कर लिया, फिर कहीं और IPO में लगा दिया,
कभी कभी आईपीओ नेगेटिव भी जाता है, हमारी सोच के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती है, मार्केट कभी कभी हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है, तो हम वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस भी कर देते हैं। लेकिन बस वो होता है ना एक बैलेंस बना के चलना, कि अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है और 10 में से आप 7 में कमा ले रहे हो और 3 में नहीं कमा पा रहे हो, तो चीज़ें आप फेवर में ही रहेंगी, पॉजिटिव ही आपका जो भी कैपिटल है वो ग्रीन में ही रहेगा, रेड नहीं होगा। तो चीज़ें हम समझेंगे धीरे धीरे, तो वहाँ पे आपको बहुत बेसिक अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप केवल आईपीओ समझ के चलो। तो मान लीजिए आईआरसीटीसी का प्राइस अभी मौके पे 2200 रुपये है, तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इनको कंपनी पे ट्रस्ट था, आईआरसीटीसी पे रुके थे, या अमित पे मान लीजिए ट्रस्ट था, अमित कल को 2 साल बाद इसका प्राइस बढ़ के 5000 हो जाए, तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इनकी जो बैलेंस शीट देख के इन्होंने जाना था कि हाँ नहीं अमित पे उनको ट्रस्ट था, तो रुके थे और कंपनी का शेयर 5000 हो गया। तो किसी ने अगर 60,000 का लगाया है 100 रुपये पे और 5,000 एक का हो गया, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कितना पैसा हो गया। यहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, स्टॉक से। स्टॉक्स के बारे में हमने इंडिविजुअल एक सेशन बना के रखा है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना, मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूँगा। तो स्टॉक्स के बारे में बात करी हमने, आईपीओ में थोड़े टाइम में स्पेकुलेशन से कैसा पैसा कमाते हैं, एक हफ्ते में पैसे डबल ट्रिपल हो गए, निकल गए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो आप रुके हो, तो कल को कंपनी अगर अच्छी है, आपके फेवर में जाती है मार्केट, तो आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। खैर ये सब फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही चीज़ें क्लियर होती हैं कि कैसी कंपनी है कैसी नहीं है। फंडामेंटली एनालिसिस करना मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस करना बताऊंगा आपको। चीज़ें सारी ईजी हैं, कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या है ना कि लोगों को या तो पता नहीं चल पाता है, और या तो चीज़ें कभी कभी सामने आती हैं और लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और उसको देखना छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं उसके बारे में, तो चीज़ों की नॉलेज उनको होती नहीं है। खैर मैंने पूरे अपने तरफ से ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या होती है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा कि आपको आईपीओ के बारे में समझा पाऊँ। तो आई होप आप समझ पाए होंगे आईपीओ क्या है। आज हमने आईपीओ के बारे में पूरा एकदम क्लियर बात करी आप। तो अगले सेशन में हम लोग बात करते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होगा कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, उसका भी हम देखते हैं, सजेशन लेते हैं वहाँ से। और हम भी अपने तरफ से अब आईपीओ के बाद बचा ही क्या है, म्यूचुअल फंड बचा है, ईटीएफ बचा है, रेट बचा है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग में जब हम आएंगे तो फिर वो लंबा चलेगा। और इसमें भी आपको फंडामेंटली बताना है, टेक्निकली बताना है, सारा कुछ बताना ही है। अभी आप कुछ नहीं समझ पाए हो, अभी तो मान लीजिए आप बेसिक समझ रहे हो जो भी है। तो आईपीओ और स्टॉक्स मैंने समझा दिया आपको, सेबी क्या है, नेस्सी क्या है, बीएससी क्या है, और इनका नाम कैसे पड़ा है, सब कुछ तो आप जान गए हो लगभग। अब इतना जान गए हो ना, आप बहुत जान गए हो समझ लीजिए। अब आपको आगे की क्लासेस या सेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, वर्डिंग जो भी फाइनेंस की है अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जितने भी वर्ड्स हैं जितने भी, तो सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।